कैसे हो भी आप सभी। मैं राजेश सुथार आपका स्वागत करता हूं बाइजू के ई लर्निंग ऐप पर। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटी के केस में भी ग्रेविटी किस तरीके से हुई। ग्रेविटी की जर्नली जो स्टडी के लिए बोला जाता है, भी ग्रेविटी की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? न्यूटन ने की थी। न्यूटन को ग्रेविटी का जनक माना जाता है कि ग्रेविटी की जो डिस्कवरी की थी, जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज़ न्यूटन के द्वारा दी गई थी, ऐसा बताया जाता है हमें। हम न्यूटन्स के बारे में बात करेंगे, केपलर्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे अपने पास केपलर्स के अकॉर्डिंग लॉ आया हुआ है कि केपलर्स ने अपनी स्टडी के अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले किया था। केपलर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन की। न्यूटन का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1642 के अंदर न्यूटन का जन्म होता है उस टाइम बच्चे। अब 1642 में न्यूटन का जन्म होता है तो केपलर्स की जो डेथ होती है ना वो 1630 में डेथ हो जाती है। तो केपलर्स ने इस टाइम और इस टाइम, केपलर्स की तो इस टाइम डेथ ही हो चुकी थी जो लगभग 1571 के अंदर जन्म होता है, और उसका इस टाइम है केपलर्स का जन्म होता है। तो इतने टाइम इंटरवल में केपलर्स ने अपनी कुछ स्टडी दी थी, ठीक है, जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड थी। आपने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, लेकिन मेरा यहाँ टॉपिक किसके अकॉर्डिंग लेके जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ कि केपलर्स और न्यूटन्स ने जो अपना टाइम दिया था ना, तो न्यूटन को किस तरीके से बेहतर माना गया, न्यूटन्स को किस तरीके से बेहतर माना गया और केपलर्स को क्यों इतना ज़्यादा बेहतर नहीं माना गया ग्रेविटी के केस में। अगर मैं केपलर्स की बात करूं तो केपलर्स ना प्लेनेट के बीच में जो मास का लो था, मास के बारे में, मास को डिफाइन नहीं कर पाया था, ठीक है, मास को डिफाइन नहीं कर पाया था। वो कौन है? केपलर। केपलर ने मास के बारे में कोई लो नहीं दिया था। ध्यान करना, केपलर्स ने क्या कहा था? फर्स्ट लॉ में केपलर ने उसकी शेप बताई थी, भाई वो किस तरीके से चक्कर काटेगा, ठीक है। दूसरे में एरिया के अकॉर्डिंग चला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग। और थर्ड लॉ क्या था उसका? थर्ड लॉ टाइम रिवॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग था। थर्ड लॉ किसके अकॉर्डिंग था? टाइम्स के अकॉर्डिंग था। ये तीन लॉ दिए थे केपलर्स ने, लेकिन कभी भी केपलर्स ने किसके बारे में जिक्र नहीं किया? केपलर्स ने कभी भी मास के बारे में कोई भी जिक्र केपलर्स ने अपने पूरे थ्योरी टाइम के अंदर नहीं किया था। दूसरी जो चीज थी केपलर्स की नई, वो चीज क्या थी? केपलर्स ने डिस्टेंस, या मैं बोलूं रेडियस ऑफ प्लेनेट्स, ठीक है, डिस्टेंस या रेडियस ऑफ प्लेनेट के बारे में भी केपलर्स ने एक बार भी अपने पूरे टाइम इंटरवल के अंदर जिक्र नहीं किया था। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का जन्म जो 1642 में हुआ और इस टाइम में उसने 1684 के अंदर एक बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर पूरी की पूरी जो थी इसकी स्टडी इसने की थी न्यूटन ने, कि किस तरीके से न्यूटन का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ इन ए केस ऑफ ग्रेविटेशंस, ठीक है, या मैं बात करूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वो किस तरीके से अप्लाई हुआ वो न्यूटन्स ने अपना बताया। या मैं बात करूं न्यूटन्स का हीट का लॉ था, वो भी न्यूटन्स ने उसी बुक के अंदर बताया था। या मैं बात करूं न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशंस थे, वो भी इसी बुक के अंदर पूरा का पूरा, जो न्यूटन का जो टाइम था ना उस टाइम के अंदर स्तूटन ने इस बुक के अंदर सारी की सारी स्टडी थी फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो डाल दी थी। इसी वजह से इस बुक को ही फिजिक्स का स्तंभ माना जाता है, इसी बुक को फिजिक्स का स्तंभ माना जाता है, जो 1684 में 1684 के अंदर पब्लिश हुई थी उस टाइम में। देखिए आगे मैं बात कर रहा हूं न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इस लॉ के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से अप्लाई हुआ न्यूटन्स का, न्यूटन ने किस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया बच्चे, न्यूटन्स ने किस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी भी एक जिक्र किया था, मैंने ये कहा था कि जो केपलर्स का जो लॉ था ना, जो केपलर का लॉ था, केपलर्स के लॉ के अंदर क्या चीज नहीं आई थी अपनी? रेडियस का जिक्र नहीं आया था, मास का जिक्र नहीं आया था, लेकिन न्यूटन ने अपने लॉ के अंदर किसका जिक्र किया था? रेडियस और मास का जिक्र किया था। वो चीज हम यहां करने वाले हैं कि रेडियस और मास का जिक्र कैसे किया था। एक प्लेनेट ले लिया न्यूटन ने जिसका मास क्या था? m1 था। देन अनदर एक प्लेनेट लिया न्यूटन ने जिसका मास क्या था? m2 था, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेंटर से, इसके सेंटर से
इसके सेंटर तक की डिस्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों की जो डिस्टेंस कितनी थी, इसने डी ली थी। मैं आर यहाँ नहीं ले रहा, कुछ बुक्स आर लेती है, लेकिन मैं आर इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि आर के केस में हम कई बार रेडियस को भी आर लेके चलेंगे, लेकिन रेडियस को हम कैपिटल आर लेके चलते हैं और यहाँ स्मॉल आर लेती है बुक्स, तो थोड़ा सा वहाँ वाला करते हैं, लेकिन हम इसको पूरा ही अलग ले रहे हैं, डी ले रहे हैं ताकि आपके डाउट ना हो। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मल्टीपल ऑफ मास। किसका, मल्टीपल ऑफ मास का क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर इसकी क्या थी, डी थी। क्लियर है। ये थी अपनी कौन सी, फर्स्ट इक्वेशंस। बात करूं मैं फोर्स की, फोर्स मेरा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोस जो एलिमेंट्स है, देन सेंटर टू डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी उस चीज को क्या लिया जाता है, डी लिया जाता है। इस चीज को बोला जाता है इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस भी बोलते हैं, या इसे इनवर्स लॉ भी कुछ बुक्स बोलती है, इसे इनवर्स लॉ ऑफ कुछ बुक्स भी इस चीज को बोलती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट निकलता है बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट ये निकलता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में डी स्क्वेयर, m1 m2 अपॉन में डी स्क्वेयर मेरे पास क्या निकलता है, यहां पर डायरेक्टली सा रिजल्ट निकलता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे ये आया कि जो मेरे पास इक्वेशन आई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में डी स्क्वेयर। अब एक चीज हमने आज तक की है कि किसी के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाए तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो इक्वल लेके आते हैं एंड एक हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट अप्लाई करते हैं कोई भी, जिस चीज़ की हम बाद में वैल्यू भी निकाल सके। तो चलिए आगे बढ़ें। इस चीज़ की मैं बात करूं, F ये मेरे पास था m1 m2 अपॉन में डी स्क्वेयर। मैंने यहां पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट अप्लाई क्या किया, इक्वल लिया एक तो, दूसरा मैंने यहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट अप्लाई क्या किया, जी किया। मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पूरी की पूरी जो वैल्यू आई मेरे पास वो ये वैल्यू आ चुकी है, पूरी की पूरी मेरे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है बच्चे। बात करेंगे हम इस जी की वैल्यू फाइंड करने की। हम इस जी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो क्या आएगी, F इंटू डी स्क्वेयर अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू जी। यूनिट की बात करूं मैं इसकी, यूनिट क्या आएगी इस जी की यूनिट क्या आएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डी की यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इनटू किलोग्राम। रिजल्ट क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की -2 या इनवर्स किलोग्राम मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है। इस जी की साइंटिफिक प्रूव्ड वैल्यू भी बताई जाती है। इस जी की साइंटिफिक प्रूव्ड वैल्यू वो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट कौन सी, न्यूटन के अंदर ले रहे हैं ये वैल्यू न्यूटन के अंदर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, ये चीज़ न्यूटन के अंदर ली जाती है। बात करूं इसके अंदर कई बार डाइन के अंदर भी ले लेते हैं, क्योंकि डाइन भी इसकी यूनिट होती है किसकी, ग्रेविटी की। तो क्या रिजल्ट आएगा, डाइन के अंदर जब आएगा तो ये चीज़ किस में हो जाती है बच्चे, सेंटीमीटर में हो जाती है, क्योंकि सीजीएस में होता है। ठीक है, ये चीज़ किस में हो जाती है, ग्राम में हो जाती है, और ये चीज़ किस में हो जाती है, डाइन में हो जाती है। किस तरीके से क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम की -2, ग्राम की -2 या इनवर्स ग्राम मेरे पास वैल्यू आ जाती है। ये चीज आती है बच्चे, साइंटिफिक प्रूव्ड वैल्यू होती है।